गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, आई होप कि आपने जो लास्ट डे के अंदर हमने वर्कशीट भेजी थी आपने कंप्लीट की होगी और आपने सभी टीचर्स को सेंड भी किया होगा। बहुत ही जरूरी भी है बेटा, क्योंकि अब आपको ही पता है कि हमें कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको टीचर्स का सहयोग करना होगा। जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उस टास्क को कंप्लीट करें, रिवाइज करें, लर्न करें और साथ में जो आपकी बुक स्टडी है उसको कंटिन्यू बनाए रखें। ओके, सो बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में वैसे तो हम इस टॉपिक को 3-4 बार करा चुके हैं। इजी सा टॉपिक है और आई थिंक आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, मुझे विश्वास है। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा वे होता है जो हमें एक दूसरी कंट्री को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो मोर देन कंट्रीज को एक साथ लेके आता है। और ये स्पेशली किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सटेंड हुई है, डिमांड्स हमारी इंक्रीज हुई है और कुछ प्रोडक्शन हम अपनी कंट्रीज में नहीं कर पाए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में है, उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या फिर देने के लिए ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फेनोमेना है। बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से हम ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम में हमें फील नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो यहाँ पर वो गुड्स का परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए आए थे, वो भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट था। पीपल्स वन कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट था। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन it a process in which modern countries connect behalf of their economy। बुक्स के अंदर जैसे ट्रेडिंग के बेहाफ पर कंट्रीज को कनेक्ट करना ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन एक सिर्फ ट्रेडिंग ही ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेटा हम टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज को भी एक्सचेंज करते हैं, व्यूज को भी एक्सचेंज करते हैं। इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग क्या होता है? एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वन कंट्री से अनदर कंट्रीज में। इवन ह्यूमन लेबर जो है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी माइग्रेट होती है, उसको भी हम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही फॉलो करते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो वैसे तो स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग में बेटा सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज का आपस में कनेक्ट होना, इंटीग्रेशन होना ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। किसके ब्याफ पर? ब्याफ ऑफ देयर इकोनॉमी। ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। ओके, और जैसे हमने बताया ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फेनोमेना नहीं है, लॉन्ग टाइम पीरियड से हम इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स का नाम लिया, चाइनीज भी हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्रीज के काफी सारे पीपल्स अपने आइडिया को या फिर रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए श्रीलंका में भी गए, चाइना में भी, जापान में भी, कोरिया के अंदर भी। ये सब जैसे हमारा रिलीजियस एक्सपेंड हुआ, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट आज कई सारी कंट्रीज में फॉलो अप किया जाता है। वो सब किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने हमारे सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला आता है कि अगला जो क्वेश्चन है दैट मीन्स जैसे हमने बताया ग्लोबलाइजेशन का मीन्स हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन को जो एक्चुअलिटी के अंदर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्पेशली जिसको हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आज से नहीं है, काफी लॉन्ग टाइम पीरियड से ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हम कह सकते हैं एमएनसीज
मोस्ट ऑफ कंट्रीज में सेटअप होनी शुरू हो चुकी थी, जिसमें हम एक कंपनी का नाम लेंगे जो जर्मनी के अंदर सेटअप हुई थी ड्यूरिंग द हिटलर टाइम पीरियड, दैट इज द वॉक्सवैगन। ओके, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में, जो उनकी वॉक्सवैगन कार थी, उनको इंटरनेशनल मार्केट के सेल आउट करने के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो एमएनसी जो है बेटा, एमएनसी हमें बहुत सी फायदेमंद प्रोवाइड करती है, जहां पर हमें गुड्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है, फ्रेंचाइज सेटअप करती हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती हैं। क्या देती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये था आपका एमएनसी जो हर एक कंट्री के अंदर है। हमारे कंट्री में भी काफी सारी एमएनसी है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, हीरो मोटोकॉर्प है, ठीक है, स्वराज माजदा है, बजाज है, ये सब किसके हैं? एमएनसी का ही पार्ट है, जिनके इंस्टीट्यूशंस दैट मीन फैक्ट्रीज इंडिया में तो है ही, इसके अलावा वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज में इन्होंने अपने फैक्ट्रीज का सेटअप किया हुआ है या फिर अपने ऑफिस सेटअप किए हुए हैं, जिससे अपने प्रोडक्ट का वो इजिली वन कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट कर सके। वो किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। इसके अलावा बेटा आता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। कैसे इंक्रीज हुआ है? जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं, हमने डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। एक कंट्री से इंपोर्ट कराया, दूसरे से दूसरा प्रोडक्ट कराया, मोर देन कंट्री से आज हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, और ये जो सब है वो किसको इंक्रीज करता है? फॉरेन ट्रेड को करता है। एंड लाइक दैट मोर देन कंट्रीज हमारे कंट्री से भी बेटा इंपोर्ट करती है। दैट मीन्स हम काफी सारे प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, और ये सभी क्या है? फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं। किसको करते हैं? फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड के होने की वजह से आज क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? इंटीग्रेट हो चुकी है। इंटीग्रेशन कैसे हुआ है कि आज पूरे वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट हो एवरी कंट्री के मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। सपोज करो अमेरिकन आईफोन है, आईफोन सिर्फ अमेरिका के अंदर ही सेल आउट नहीं होता है, अदरवाइज हर एक कंट्री की मार्केट के अंदर वो अवेलेबल है। और यही किसको एक्सप्लेन करता है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट करता है, जिससे हमें प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमें उस कंट्री में जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे कंट्री के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है। वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आया समझ में? क्लियर है? उसी तरह से बेटा फॉरेन ट्रेड जो होता है, फॉरेन ट्रेड टू टाइप्स का होता है, हमने पहले बता दिया था। फॉरेन ट्रेड टू टाइप्स का है। पहला होता है फर्स्ट टाइप का, जिसको हम फेवरेबल कहते हैं, ओके, और दूसरा होता है अनफेवरेबल। ये टू टाइप्स के आपके फॉरेन ट्रेड होते हैं। फेवरेबल के अंदर क्या होता है? जिसमें एक्सपोर्ट एक्सटीड होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन? इंपोर्ट के कंपैरिजन। और अनफेवरेबल के अंदर बेटा इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। आया समझ में? इन दैट रीजन हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा दीज फैक्टर्स हु इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है? तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, उसको पॉसिबल करते हैं। उसमें से एक फैक्टर्स तो हम रीड कर चुके हैं, जिसको हम एमएनसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएनसी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से आज हम प्रोडक्ट को इजिली वन पार्ट से अनदर पार्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो लार्ज शिप हो या फिर हम एयरवेज हो, रेलवेज हो, ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जो वन टाइम्स के अंदर ही बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? टेक्नोलॉजी आया है, और टेक्नोलॉजी की वजह से
हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनेबल्ड हो पाया, पॉसिबल हो पाया। सेकेंड है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। अगर बेटा हमारे पास प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो सिंपल सी बात है, हम गुड्स का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट ही नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को इनेबल्ड ही नहीं कर पाते। इन दैट रीजन टाइम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। एक टाइम ऐसा भी था हम ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड करते थे, जिसमें हम लिमिटेड अमाउंट के अंदर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी हाईली इंप्रूवमेंट हुआ है। और आज हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ टन जो गुड्स है वो वन टाइम के अंदर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वन कंट्री से अनदर कंट्री में और कंट्री के इंटरनल पार्ट में, चाहे फिर उसमें रेलवेज हो, एयरवेज हो या फिर वाटरवेज हो। ओके, इसके अलावा आपका रोडवेज ट्रांसपोर्ट है जो हमें डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ट्रांसपोर्ट की वजह से। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है उस प्रोडक्शन को वन कंट्री से अनदर कंट्री में या कंट्री के इंटरनल पार्ट में जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। और इसके ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग स्पेशल लेसन भी, जिसको हम लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहते हैं, कि हर एक कंट्री की जो लाइफलाइन है इकोनॉमी की वो क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। तो इन दैट रीजन यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की इंपोर्टेंसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब जिसमें आपका टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है, फैक्स है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में आता है। और 1990 के बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जैसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन सेटअप हुआ, ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ और हमने कई सारी चीजों को डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट करना शुरू किया, उसी टाइम पीरियड के अंदर हमारा एक प्रोसेस सेटअप होना स्टार्ट हुआ था, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होने की वजह से आज हम इजिली अपनी डिमांड को सेंड कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, वो शिप्स के जरिए हमारे यहाँ पर सेंड कर देते हैं। ओके, उसी तरह से आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने घर बैठे प्रोडक्ट को इजिली मंगा सकते हैं। वो सब किसकी वजह से हो पाया है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की वजह से हो पाया है। तो बेटा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए थर्ड पार्ट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। क्लियर? लास्ट वन आता है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटा, आपको बताया हुआ है। तो लिबरलाइजेशन भी ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और लिबरलाइजेशन जो है वो कंट्रीज ने 1990s के बाद में फॉलो अप करना शुरू किया है। इससे पहले क्या था, मोर देन कंट्रीज ने एक तरह से ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस या फिर हम टैक्स इंपोज कह सकते हैं, इंपोजिंग की हुई थी, जिससे गुड्स का ट्रांसपोर्ट, गुड्स का एक्सचेंज जो है वो इजी नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्सेस इंपोज हो जाते थे। लेकिन होल वर्ल्ड के अंदर लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो किया गया, इंडिया में भी इस पॉलिसी को फॉलो किया गया, जिसकी वजह से हमने जो ट्रेड बैरियर्स थे उन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना शुरू कर दिया। स्पेशली जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस को हमने कम करना शुरू कर दिया, जिससे गुड्स का जो मूवमेंट है वो इजी हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो बेटा यहाँ पर लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा क्या सक्सेसफुल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता, हम लिबरल पॉलिसीज को एडॉप्ट नहीं करते, तो सिंपल सी बात है, कोई कंट्री 200% टैक्स लगा रहा होता, कोई 500% टैक्स लगा रहा होता, कोई डबल लगा रहा है, कोई ट्रिपल लगा रहा है। इसकी वजह से उनकी गुड्स के जो प्राइस है एक कंट्री में आने के बाद हाई हो जाते हैं और वो उस डोमेस्टिक मार्केट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। ओके, इन दैट रीजन यहाँ पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो वो सक्सेसफुल हो पाया। तो बेटा यहाँ पर हमने 4-5 टॉपिक्स रीड किए हैं, जैसे एमएनसीज भी हो गया, फॉरेन ट्रेड भी हो गया है, इनेबल्ड फैक्टर भी है, लिबरलाइजेशन भी है और ग्लोबलाइजेशन भी है। इन सभी टॉपिक्स को सही ढंग से रिवाइज करना, लर्न कर लेना। ओके, जैसी लेसन होगा उसके साथ ही इसका एक वर्कशीट यानी टेस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा और उसको कंटिन्यू आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको सेंड भी करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।